तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था उसके थ्रू हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें कहा गया था रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड देयर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, तो दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है और उनकी सेविंग बता रखी है। तो आपको उनकी मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो बात यहाँ पे की गई है रेशो की। रेशोज दे रखे हैं, थोड़ा सा रेशो के बारे में समझ लेते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे एक रेशो इन्होंने दे रखा है कि इनकम का रेशो 9:7 है। तो जब भी रेशो होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 9x और 7x इनकम मान सकते हैं कि एक की इनकम कितनी हो गई 9x, दूसरी कितनी होगी 7x। ये x क्यों आता है? देखिए रेशो कैसे बनता है। मान लीजिए एक की इनकम कितनी है 9000 और दूसरी कितनी है 7000। ठीक है, अब इसमें से 1000 ये 0 से 0 कट जाएंगे तो रेशो कितना आ गया 9:7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 1000। तो जब भी कोई रेशो बनता है वो जब बनता है जब उसमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू हो सकता है। इनकी जो सैलरी है वो 9 रुपये और 7 रुपये भी हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपके पास रेशो में चीज़ें आए तो आप उसको 9x एंड 7x ले सकते हैं, क्योंकि जो रेशोज होते हैं उनमें कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर होता है। वो कॉमन फैक्टर नहीं भी होगा, मतलब एक 1 भी हो सकता है। अगर 1 कॉमन फैक्टर देखें तो इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 1 तो सब हर नंबर में कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो रेशोज़ को हम जब भी रेशो आए आपके पास, जैसे 9:7 है, किस चीज़ का रेशो है ये इनकम्स का। तो एक बंदे की इनकम का और दूसरे का रेशो कितना है 9:7। तो आप एक की पहले वाले बंदे की इनकम मान सकते हैं 9x और दूसरे वाले की मान सकते हैं 7x। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 4:3। तो जो पर्सन 1 है और जो पर्सन 2 है कितना रेशो है 4:3। तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4y और दूसरे का 3y। अब देखिए x नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि x तो इनका रेशो हो गया ना, x तो सैलरी का हो गया 9:7 का, तो इसका रेशो इसका कोई फैक्टर अलग होगा। ठीक है, समझ गए आप ये बात। चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इक्वेशंस बनाते हैं। ये रेशो मैंने इसलिए थोड़ा समझाया था आपको कि इक्वेशन बनाने में थोड़ी मदद करेगा। ठीक है, तो रेशो 9:7 है, तो पहले की हम क्या कह सकते हैं, लेट द सैलरी ऑफ पर्सन 1 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, उसकी तरह लेट द सैलरी ऑफ पर्सन 2 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, ये x कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1। देखिए रेशो 4:3 तो कितना हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x तो इस रेशो का वो है कॉमन फैक्टर, इसका कोई अलग होगा। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3y। ठीक है, बस अब तो बहुत आसान हो गया। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। तो देखिए सेविंग क्या होती है, सेविंग आपकी जितना कमाते हैं उसमें से जितना खर्च करते हैं उसका वो जो होगा वो सेविंग हो जाएगा। तो देखिए पर्सन 1 कितना कमाता है 9x, खर्च कितना करता है 4y, तो उसका बचा कितना 2000। सब दोनों का 2000 बच रहा है। तो हमारी पहली क्वेश्चन कितनी हो गई 9x माइनस पर्सन 1 की सैलरी 9x, पर्सन 1 का खर्चा 4y, कितने सेव हुए उसके 2000 रुपये। इसी तरह पर्सन 2 की सैलरी 7x, पर्सन 2 का खर्चा 3y। समझ गए ना। मान लीजिए आपको जैसे हर महीने आपके घर वाले 1000 रुपये देते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी होगी 1000 रुपये, और आप उसमें से 600 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 600। तो आपकी सेविंग कितनी हुई 1000 माइनस 600। इसी तरह इसकी पर्सन 1 की सैलरी कितनी है 9x और पर्सन 1 का खर्चा कितना है 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये देखा ना, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000, तो दोनों की सेविंग कितनी है 2-2000 रुपये है। तो पर्सन 2 का सैलरी 7x, पर्सन 2 का एक्सपेंडिचर 3y। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो अब हमें करना होगा एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। तो बताइए किसको एलिमिनेट करें।
एक्स को करें कि वाई को करें? देखिए थोड़े छोटे नंबर 4 और 3 हैं तो मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा, वरना एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वाई को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और वाई को एलिमिनेट करने का मैं तरीका क्या बताता हूँ सिंपल सा आपको। देखिए हमारे पास क्या क्या है, -4y और यहाँ पे क्या इक्वल टू क्या करना है, -3y। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 4 की, और यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 3 की। तो 3 4 जा 12 -12y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 -12y हो जाएगा। तो मतलब -4y जहाँ पे वहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और -3y जहाँ पे वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने सिंपल सी आपको बताई थी कि इसमें जो y का कोफिशिएंट है उससे इसको कर दीजिए, और इसमें जो y का है उससे इसको कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा टर्म इक्वल। तो इसमें y का कोफिशिएंट देखिए, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इक्वेशन इसको 2 बोल देते हैं। इसमें देखिए y का इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में क्या है, 3, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 ये वाली है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y का कोफिशिएंट दूसरी जो इक्वेशन में है वो कितना है, 3। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 3 इंटू 9x - 4y इज इक्वल टू 3 इंटू 2000, कितना हो जाएगा ये, देखिए 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 6000। ये इक्वेशन हमारी 3 आ गई। अब देखिए इसको तो हमने बना दिया, इक्वेशन 1 तो हमारी सही हो गई, 12y आ गया। इसमें 12y करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है 4 उससे। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, क्यों, क्योंकि उसमें 4 का वो है वो, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 7x - 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 2000। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 7 28, 28x - 4 3 जा 12y, 2000 इंटू 4 8000। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को देखिए और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, आप पाएंगे कि y का जो टर्म है वो दोनों में इक्वल हो गई है। तो बस हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, किसी में से भी किसी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 28x - 12y, माइनस इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 27x - 12y इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8000, माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 6000। देखिए ऑर्डर ज़रूरी है, ये इक्वेशन नंबर 4 की टर्म है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड है। इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड है। तो पहले दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, पहले इक्वेशन नंबर 4 की बात होगी, फिर इक्वेशन नंबर 3 की। तो इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड, फिर इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड। ठीक है, इस ऑर्डर को ज़रा हमेशा ध्यान रखिए, वरना साइन की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इसमें से इसको माइनस किया है, तो वहाँ पे 6000 में से 8000 माइनस कर देंगे, नेगेटिव आ जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा 28x - 12y - 27x, देखिए माइनस और माइनस प्लस 12y, 8000 में से 6000 गए, 2000 बचा। देखिए 12y से 12y कट गया, यही हमारा पर्पस था सारा एलिमिनेशन करने का, कि y हट गया, सिर्फ x रह गया, तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 28 में 27 का कितना बचेगा, सिर्फ एक x इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। बस x 2000 आ गया, तो सैलरी भी निकाल लेते हैं। सैलरी ऑफ पर्सन 1 कितनी थी, 9x का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18000। तो पर्सन 1 की सैलरी कितनी आ गई, 18000। सैलरी ऑफ पर्सन 2 कितनी थी,
7x, 7x, तो 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। ठीक है, तो सैलरी कितनी आ गई? आपकी आ गई 18,000 और 14,000। अब देखिए यहाँ पे हमको इन्होंने वो तो पूछी नहीं थी कि सेविंग कितनी है, तो वाई को निकालने की ज़रूरत है नहीं। वाई अगर फिर भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, किसी में डाल दीजिए, नीचे ही ले लेते हैं। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो कितना हो गया? 7 इंटू 2000 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। 3y इज इक्वल टू 14,000 में से 2 गए 12,000, और ये 12,000 को डिवाइड करेगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,000। लेकिन इसको निकालने की हमारी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर पहले ही आ चुका है, क्योंकि इनकी इनकम ने तो निकालनी थी। इनकम ने निकाल दी 18,000 और 14,000। ठीक है, तो हमने क्या किया था इसमें? y को टारगेट किया था। y को इसलिए किया था कि x से निकालना था, तो y ही माइनस हो गया, y की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए।